चलिए, तो लास्ट क्लास में हम क्या क्या बताया आपको कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एक बेसिक आइडिया दिए, है ना। फिर हम आपको बताए कि एनर्जी में सिर्फ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भी होती है कि नहीं, और क्वालिटी कैसे मायने रखता है वो इस चैप्टर में आगे काम आने वाला, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत अभी नहीं है। फिर हम आपको जानकारी दिए सिस्टम की, है ना। तो एक बेसिक आइडिया वर्क एनर्जी का हम लोग ले चुके हैं। आज हम लोग फॉर्मली वर्क को डिफाइन करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं वर्क। वर्क क्या है, वर्क को बताओ। वर्क देखो, अगर बिल्कुल डेफिनेशन की बात करें प्रॉपर फिजिक्स के हिसाब से, तो वर्क इज बेसिकली मैकेनिकल मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। वर्क इज बेसिकली मैकेनिकल मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, है ना। आप किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी पार्टिकल पे फोर्स लगाते हो, है ना, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स अगर डिस्प्लेस होता है तो हम बोलते हैं वर्क हुआ। समझ में आया? इफ यू अप्लाई फोर्स एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज डिस्प्लेस्ड, देन वर्क इज सेड टू बी डन। कोई दिक्कत? मैथमेटिकली वर्क को हम ऐसे लिखते हैं, एक फोर्स है मान लो F, ठीक है, और पार्टिकल ऐसे जा रहा है। अच्छा, ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है, हर जगह चेंज हो सकता है। अभी इस पर्टिकुलर जगह पे फोर्स क्या है? F, ठीक है। ये पार्टिकल पे लगने वाला नेट फोर्स नहीं है, बस एक कोई फोर्स, ठीक है, बस एक फोर्स की बात करें F। और यहां पे पार्टिकल का छोटा सा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ds। याद आ रहा है कोई? अरे याद आ रहा है? डेल्टा dr लिखो या ds लिखो, क्योंकि छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए दोनों सेम होता है। याद आ रहा है? मैग्नीट्यूड में याद बात की हम लोग काइनेमेटिक्स में, है ना। चलो, तो डिफाइन किया गया कि छोटे से, अच्छा ठीक है, हर जगह तो फोर्स वैरी कर रहा है, ठीक है, मानते हैं, बट इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए इस फोर्स को कांस्टेंट माना जा सकता है ना। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में जो छोटा सा वर्क हुआ है ना, जो छोटा सा वर्क हुआ है dw, दैट वर्क इज डिफाइंड एज F डॉट ds। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क। अगर कोई F डॉट S याद करके बैठे हो 9-10th वाला, तो भूल जाओ, वो डेफिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल केस में वैलिड है। समझ में आया? दैट डेफिनेशन इज ओनली वैलिड फॉर ए पर्टिकुलर स्पेशल केस, नॉट ऑलवेज। देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क? दिस। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में जो छोटा सा वर्क डन हुआ, दैट इज F डॉट ds। सर टोटल वर्क निकालना, तो हर छोटे से डिस्प्लेसमेंट में निकालो और जोड़ दो। जोड़ दो मतलब इंटीग्रेट कर दो। अरे इंटीग्रेशन क्या था? कंटिन्यूअस समेशन ही था ना इंटीग्रेशन, बता चुके हैं, कोई नया चीज नहीं है, पहली बार आपके सामने आ रहा है। समझ में आया? अरे समझ में आया? अच्छा, ये ds क्या है? बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से लिखना, इस पर बात करेंगे अभी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अच्छा, अभी जो वर्क हम डिफाइन किए हैं, ये सिंगल पार्टिकल के लिए डिफाइन किए, कोई दिक्कत? ठीक है, फिर सिस्टम पे भी जाएंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत अभी नहीं। हम सिस्टम की भी बात करेंगे, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि बेसिकली सिस्टम पे एनर्जी मेथड और मोमेंटम कंजर्वेशन मेथड ज़्यादा आइडियल चीज़ है कि नहीं है? लगा तो आप पार्टिकल पे भी सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं, बट ज़्यादा यूजफुल कहाँ है? सिस्टम पे, है कि नहीं? इस पर भी चर्चा किए थे हम। लगा तो आप सिंगल पार्टिकल पे भी लगा सकते हो, एनर्जी मेथड या मोमेंटम मेथड, बट सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे ये ज़्यादा यूजफुल है ना, हम ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं। कोई दिक्कत? तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के लिए जो छोटा सा वर्क डन dw हुआ, वो था F डॉट ds, where ds is the displacement of point of application of
फोर्स। कोई दिक्कत? अब इसको अच्छे से डिटेल में समझाएंगे। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसपे अच्छी अच्छी किताबों में भी ज्यादा चर्चा नहीं किया। समझ में आया? तो थोड़ा सा सावधान रहने का, ठीक है? आगे चले। स्केलर क्वांटिटी है, वर्क कैसा क्वांटिटी है? क्यों है स्केलर? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है। आपको पता है कि भूल गए? याद है? ठीक है। यूनिट 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 न्यूटन मीटर है ना, न्यूटन मीटर, जिसको कंबाइंडली हम एक नाम दे देते हैं जूल। ठीक है? यानी कि मल्टीप्लाई में जूल लिख देना आप लोग, चमत्कारी पुरुष है ना। न्यूटन मीटर को ही जूल बोलते हैं, है ना। आप लोग चमत्कारी आदमी हो, न्यूटन मीटर जूल याद कर लेना। सर आप ही तो बोले थे वर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर जूल, है कि नहीं? न्यूटन मीटर, जिसको हम एक नाम दे दिए जूल, रीजन बीइंग कि न्यूटन मीटर एक बार और यूज होने वाला है आगे, है ना, इसको टॉर्क बोलते हैं। तो टॉर्क को हम लोग यूज करेंगे न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर यहां पे हम लोग जब वर्क के केस में यूज कर रहे हैं तो जूल। ठीक है? टॉर्क जो क्वांटिटी हो वेक्टर क्वांटिटी है ना, लेकिन यूनिट उसका भी न्यूटन मीटर ही आएगा, तो उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ, वर्क का ऐसा यूनिट होता है जूल, है ना। 1 जूल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। समझ में आया? न्यूटन मीटर को हम डायरेक्टली जूल बोल देते हैं। यहां तक में कोई दिक्कत? स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं? कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, कुछ बच्चे रट के बैठ जाते हैं कि स्केलर क्वांटिटी का भी निगेटिव नहीं होता है, तो बिल्कुल गलत। स्केलर निगेटिव पॉजिटिव सब हो सकता है, अरे है ना। तो वर्क भी निगेटिव पॉजिटिव सब हो सकता है। कैसे होगा तुरंत हम बता देते हैं। DW जो छोटा सा वर्क आप डिफाइन किए हो, ये क्या है? F डॉट ds, अरे है ना, F डॉट ds। अच्छा, इसको थोड़ा अच्छे से लिखोगे तो क्या लिखोगे? फोर्स का मैग्नीट्यूड, अरे लिखोगे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। यहां पे थीटा ये है, कोई दिक्कत? इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब देखो एफ का भी निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं होता, इसमें कोई बुराई नहीं है। उसी तरह ds क्या है? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और अगेन उसका कभी भी मैग्नीट्यूड निगेटिव नहीं हो सकता। अब मतलब जो कुछ है वो इस पे डिपेंड कर रहा है, कॉस थीटा पे। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से लेकर 180 के बीच में कुछ भी हो सकता है ना। और कॉस थीटा का वैल्यू 0 से 180 के बीच में निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है, अरे होता है ना। दैट मीन्स अगर थीटा एक्यूट रहा, कैसा रहा? एक्यूट, तो कॉस थीटा कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, और आपका वर्क कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव, है ना। थीटा अगर 90 डिग्री रहा तो वर्क कैसा हो जाएगा? 0, है ना। और थीटा ऑब्ट्यूस रहा तो कॉस थीटा निगेटिव हो जाएगा, तो वर्क भी निगेटिव हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां तक में कोई परेशानी? अरे कोई परेशानी है तो बताओ। परेशान नहीं होना। कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे कैलमेटिक्स स्टार्ट किए थे तो कुछ पैरामीटर्स डिफाइन किए थे। हाँ, डॉट प्रोडक्ट आप भूल गए हो तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हो, तो थोड़ा सा जाके पढ़ लेना डॉट प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत? अच्छा चलो, अब हम अचानक से खतरनाक सवाल देने के आदी हैं, आपको तो पता है कि नहीं। एक आदमी है, एक आदमी सड़क पे दौड़ रहा, ठीक है। एक आदमी है जो सड़क पे दौड़ रहा है, इधर कुछ चल रहा है, मान लो कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड v से चल रहा है, ठीक है। तो इसके पैर पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है? घूसा मार देंगे, है ना, घूसा मार देंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता, बता चुके हैं।
है ना, आपकी तरह गधा है तो अलग बात है, वो ऐसा चल सकता है ना, तो काइनेटिक स्टैटिक दोनों लग रहा होता है, बट हम बात करें समझ आ रहा, ठीक है। तो सड़क पर चल रहा बिल्कुल तरीके से जैसे मम्मी पापा लोग सिखाते हैं, घर में ऐसे पैर घिस के चलो तो फिर पता चल जाएगा कि तरीका क्या होता है चलने का, ठीक है। तो वो आदमी बिल्कुल तरीके से दौड़ रहा है वी रफ्तार से, उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, आपको पता है उसके पैर पे क्या लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगना। तो आपको बताना है, मान लो इसका मास m है ना, और जो भी डाटा चाहो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको आप बोलते हो g है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, और कुछ चाहिए, चलो टी टाइम में फ्रिक्शन इस पे कितना वर्क करेगा, है ना। कैलकुलेट द वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इन टाइम t। जल्दी से एक आदमी चल रहा है, उसके पैर पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, वी रफ्तार से चल रहा है, तो टी टाइम में कुछ दूर चलेगा ना। तो आपको बताना है कि टी टाइम में स्टैटिक फ्रिक्शन उस पर कितना वर्क किया, बात खत्म। चल टी टाइम में स्टैटिक फ्रिक्शन 0 वर्क किया, कितना वर्क किया, 0। आप बोलोगे सर 0 वर्क कैसे किया, है ना, आदमी तो डिस्प्लेस हुआ है कि नहीं, अरे आदमी डिस्प्लेस हुआ कि नहीं, इसलिए तो बोल रहे हैं डीएस में, डीएस क्या, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। अच्छा, आपको उस दिन सिखाते कि जब आप चलते हो तो आपका जो पैर कांटेक्ट में है वो तो रेस्ट पे रहता है, अरे तभी तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा। तो आपका जो पैर जब तक उस पर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा, देखो जब तक लग रहा, ये पैर नहीं चल रहा, ये पैर आगे चल रहा है जो कि हवा में है, इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है क्या, नहीं लग रहा। अब यहां रखे और जैसे ही इस पे लगना शुरुआत तो ये उठ गया, अरे उठा ऐसे, मतलब जहां पे फ्रिक्शन लग रहा वो पॉइंट तो डिस्प्लेस ही नहीं हो रहा। नहीं समझ में, आप ऐसे चलते हो, स्टैटिक फ्रिक्शन इस पैर पे लग रहा है कि हवा वाले पे जो जमीन पे है, ठीक है, फिर ये इस पे लग रहा है, लेकिन जिस पे लग रहा है, जिस पॉइंट पे फ्रिक्शन लग रहा है वो पॉइंट कितना डिस्प्लेस हो रहा, 0। वो पॉइंट तो वही है, दूसरा गया हवा में, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, समझ में आ रहा, पक्का आ रहा, अरे आ रहा ना। मतलब जब स्टैटिक फ्रिक्शन उसके पैर पे लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन उसके पैर पे लग रहा है, जिस पॉइंट पे लग रहा वो पॉइंट तो डिस्प्लेस हो ही नहीं रहा, यानी एफ डॉट ds करोगे तो हर जगह ds क्या आ रहा है, 0। तो छोटे से टाइम में वर्क क्या होगा, 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0, ढेर सारा 0 मिलके क्या बनाएंगे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन क्या होगा, कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत। एक और एग्जांपल जस्ट यहां पे हम बना देते हैं, ठीक है, ऐसे परेशान करने के लिए आपको। एक रॉड है, ठीक है, एक रॉड है, ऐसे दीवार में ऐसे चुन दिया, घूम सकता है इसमें, ठीक है, हैंग किया हुआ, ये ऑसिलेट कर सकता है, कोई दिक्कत। इसको थीटा एंगल पे लेके गए, अच्छा ग्रेविटी कैसे लग रहा, नीचे, ठीक है, m मास का रॉड है, कितने मास का, m मास का, l लेंथ का, m मास का रॉड है, l लेंथ का रॉड है, ये एंगल कितना था, थीटा। इसको छोड़ोगे तो ये रॉड ऐसे आएगा कुछ देर के बाद, अरे आएगा जब ये रॉड वर्टिकल हो जाए, यहां से लेके यहां तक में इस रॉड पे हिंज फोर्स कितना वर्क किया होगा, बिल्कुल ध्यान से सुना, हिंज फोर्स कितना वर्क किया। हम ग्रेविटी का वर्क नहीं पूछ रहे हैं, हम फ्रिक्शन का वर्क नहीं पूछ रहे हैं, हम आपका वर्क नहीं पूछ रहे हैं, दुनिया जहान का वर्क नहीं पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं हिंज फोर्स, हिंज मतलब जहां उसको टांगे हो, है ना,
अभी हमें सोचना हिंज फोर्स 0 है, अगर हिंज फोर्स 0 था तो नीचे गिर जाता रॉड। हिंज कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा तभी वो लटका हुआ है, समझ में आया? हिंज कुछ ना कुछ फोर्स लगा रहा तभी वो लटका हुआ है। कोई दिक्कत? तो यहां से जब छोड़ोगे तो ये ऐसे घूम के आएगा, हिंज यहां ऐसे ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है, किधर लगा रहा है ये भी आप नहीं बता सकते हो। मेरा सवाल है हिंज फोर्स ने रॉड पे कितना वर्क किया? हिंज फोर्स ने रॉड पे कितना वर्क किया? 0 वर्क किया। क्यों? बिल्कुल, हिंज फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? इसमें कुछ बच्चा सोचता अच्छा सर इसका जो सेंटर है वो नीचे आया, तो सोच रहे हैं, है ना? तो सब फालतू का दिमाग नहीं लगाने का। पहली बात तो हम इतना चीज आपको अभी सिखाए ही नहीं, है ना? तो यहीं से आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो तुक्का ही तो मार देता कि 0 है कि नहीं? हम तो वर्क कैलकुलेट करना भी नहीं सिखाए अभी अच्छे से, है ना? तो अब तुक्का भी मार देते तो आपका सही हो जाता 0। बिल्कुल, क्योंकि देखो हिंज फोर्स यहां लग रहा है, ठीक है, ऐसे लग रहा है, कैसे लग रहा है हमको पता नहीं है, लेकिन वो लग तो यहीं रहा। और उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट क्या है हर टाइम? 0। हेंस वर्क डन इज 0। समझ में आया? लिखो इन सारी बातों को, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए उन सबको अच्छे से नोट करो, खासकर ये पॉइंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। समझ में आया? अरे समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। किसका डिस्प्लेसमेंट? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अच्छे से नोट डाउन करो। हम आपको पढ़ा रहे हैं तो परेशान तो करेंगे, परेशान करेंगे तब तो सीखोगे, और हम आपके बदले सवाल तो सॉल्व करेंगे नहीं, करना तो आप ही को है कि नहीं? हम बस लड़ना सिखाएंगे, लड़ना आपको। ठीक है, चल एक और सवाल, अच्छा सा सवाल, बेसिक सा सवाल लेकिन अच्छा सा सवाल। ठीक है, एक आदमी रस्सी पकड़ के उस पर चढ़ रहा, रस्सी पकड़ के उस पर चढ़ रहा। ये आदमी है, देखो ऐसा रस्सी है छत पे हैंग किया हुआ, ठीक है, और ये आदमी ऐसा रस्सी पकड़ के इस पे चढ़ रहा है कांस्टेंट स्पीड v से। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड v से मस्त रस्सी पे चढ़ रहा है। कोई दिक्कत? फ्री बॉडी डायग्राम आप आसानी से बना सकते हो, ऊपर टेंशन t, नीचे mg, दोनों बराबर होगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 0 है, t बराबर mg। कोई दिक्कत? कर चुके इस तरह का काम, पहली बार नहीं कर। तो t टाइम में ये कुछ ऊपर चला जाएगा, अरे कुछ तो ऊपर जाएगा। ठीक, उसी तरह एक और आदमी है जो रस्सी से लटका हुआ है, लेकिन ये इस बार चुपचाप रस्सी को पकड़ के लटका हुआ, समझ में आया? और कोई इस रस्सी को ऊपर खींच रहा है v रफ्तार से। हो सकता है ऊपर मोटर लगा और रस्सी खींच रहा, और ये आदमी चुपचाप रस्सी पकड़ के लटका हुआ। तो इसमें भी टेंशन इस पे काम कर रहा है, इसमें भी टेंशन इस पे काम कर रहा है। ये तो ठीक है ना, टेंशन तो है दोनों में, एक्ट कर रहा, काम करने का मतलब वर्क नहीं बोल रहा, एक्ट कर रहा ना, टेंशन लग तो रहा। अच्छा, टेंशन एक्चुअली आदमी के हाथ पे फ्रिक्शन लग रहा होता है, बट हम क्या करते हैं कि वो रस्सी का जो छोटा सा टुकड़ा उसके हाथ में, उसको उसी का पार्ट मान के फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये सब पता है ना, बहुत पुरानी बात थी। चलो, टी टाइम में टेंशन इस आदमी पे कितना वर्क किया और टी टाइम में टेंशन इस आदमी पे कितना वर्क किया, सेम टाइम टी में, कितने में? टी टाइम में। मास मान लो m, इसका भी मास m। शुरू हो जाओ, बताओ, सोच समझ के अच्छे से। टी टाइम में इस आदमी पे टेंशन कितना वर्क किया और टी टाइम में इस आदमी पे टेंशन कितना वर्क किया। कोई दिक्कत? आपका नाम क्या? हर्ष। अच्छा, कुछ बताना चाहें पहले वाले के लिए? हाँ, टेंशन का वर्क बताना नहीं बता सकते, कोई बात नहीं। आयुष, आप बताना चाहोगे पहले केस में टेंशन कितना वर्क किया होगा आदमी पे? राधे राधे। सीधा मतलब कितना आसान है? नहीं, दूसरे वाले में जीरो होगा, ठीक है।
गलत। पहला वाला में टेंशन का वर्क डन mg, पहले तो ये गलत है। कैसे गलत है? हम ऐसे बदले, हाँ जीरो, वर्क डन जीरो। कैसे? जिस पॉइंट पे पकड़े हुए हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही सुनना चाहते थे। कोई आप रस्सी पकड़ के चढ़े हो, रस्सी पकड़ के चढ़े हो, चढ़े हो, चढ़े हो, टेंशन लग कहाँ रहा है आपके हाथ पे? अरे आपके शरीर पे टेंशन नहीं लग रहा, हाथ पे लग रहा। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स हाथ है, शरीर नहीं। शरीर तो ऊपर जा रहा, ऐसे ऐसे। तो जिस पॉइंट पर टेंशन लग रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो। तो एफ डॉट डी एस, एफ डॉट डी एस, सारा एफ डॉट डी एस कितना आएगा? जीरो। काम खत्म। पहला में वर्क डन जीरो, पहला में टेंशन का वर्क डन जीरो। इसमें बताओ, बताओ केशव, बताओ बताओ बताओ। देखो इसमें वर्क डन है, इसमें जीरो नहीं है। वो आदमी अपना हाथ मस्त पकड़ के रखे हुए, अच्छा ये कांस्टेंट रफ्तार से रस्सी ऊपर खींचा जा रहा है, मतलब पक्का हम बोल सकते हैं कि उस पर लगने वाला टेंशन और नीचे का फोर्स mg क्या रहा होगा? बराबर। अरे तभी तो कांस्टेंट रफ्तार से जा रहा है। अरे लगा होगा ना। अच्छा ध्यान से देखो इस आदमी पे, ये तो अपने हाथ को ऐसे पकड़ के रखा हुआ, ये चुपचाप ऊपर जा रहा है। तो टेंशन जिस जगह पे लग रहा है वो हाथ ऊपर जा रहा है, और वैसे पकड़े हुए हैं और रस्सी के साथ वो भी ऊपर जा रहा है। अच्छा टी टाइम में ये हाथ कितना ऊपर चला जाएगा? vt, और फोर्स भी इधर ही लग रहा है, अरे इधर ही लग रहा है। तो अभी बस इतना याद रख लो, अभी फिर कैलकुलेशन ऑफ वर्क बताएंगे। टेंशन मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, और टेंशन का वैल्यू mg के बराबर है, तो वर्क डन बाय टेंशन हो जाएगा यहां पे mg vt। ठीक है, अभी कैलकुलेशन अच्छे से बताएंगे, इतना 9th-10th में आप लोग पढ़े होते हो इसलिए हम डायरेक्ट लिख दिए। ठीक है ना, उसी डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव वर्क है। ठीक है, टेंशन और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में इसलिए पॉजिटिव वर्क है। यहां तक में कोई दिक्कत? पक्का समझ में आया? समझ में आया? अच्छा सवाल था, इसलिए बोलते हैं रटोगे तो मरोगे, है ना, रटोगे तो मरोगे। अगला टॉपिक लिखो, कैलकुलेशन ऑफ वर्क। थोड़ा सा कुछ केसेस में वर्क को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं ना। कैलकुलेशन ऑफ वर्क, दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ वर्क, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ वर्क। हाँ बोल। डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाई। ठीक है रुक जाओ ना, आने दो, इसलिए तो बोले भूल जाओ उसको। फोर्स T, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स टी वी टी। टी का वैल्यू क्या है? mg, mg वी टी, खत्म। बस उससे ज़्यादा अब याद भी मत करना, उसको भूल जाओ, उस डेफिनेशन को भूल जाओ। चलो कैलकुलेशन ऑफ वर्क, बस वर्क का डेफिनेशन क्या है? एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन, समझ में? वो जो आपका 9th-10th वाला डेफिनेशन है वो भी इससे आ जाता है। ठीक है, आप खुद कर लोगे कुछ दिन में, अभी उसके लिए परेशान नहीं होना। फालतू का चीज़ नहीं सिखाना चाहते हैं। जो हम कोई भी टॉपिक आप उलट के देखो ना, हम बहुत कम पढ़ाते हैं, लेकिन वही पढ़ाते हैं जो काम का। और एक भी सवाल ऐसा जेई का नहीं होगा जो उससे नहीं बनेगा, ये हम गारंटी लेते हैं। समझ में? बहुत ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, फिर वही होता है ऐसा है, फिर इस टाइप का हो तो ऐसा है, फिर इस टाइप का हो तो ऐसा, तो रटते रहो, है ना। उससे बेटर है कि कॉन्सेप्ट पकड़ लो एक बार, कहीं पे कोई दिक्कत ही नहीं होगा, है ना। अरे टाइप क्वेश्चन का लाखों करोड़ों है दुनिया में, टाइप का कोई लिमिट नहीं है, बट कॉन्सेप्ट लिमिटेड है, खासकर आपके लेवल पे तो, है कि नहीं। कॉन्सेप्ट तो इतना ही है कि नहीं, तो कॉन्सेप्ट सीखना बेटर। अरे हम न्यूटन्स लॉ का कोई भी सवाल जेई का उठा के देखो ना, हम चैलेंज कर रहे हैं जेई का सवाल, है ना, सब बनेगा, उतने कॉन्सेप्ट से बनेगा जो बता है। समझ में? चलो कैलकुलेशन ऑफ वर्क, कैलकुलेशन ऑफ वर्क।
पहला केस मान लेते हैं कि अगर फोर्स यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म फोर्स का मतलब समझते हो? कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फोर्स अगर कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब? क्या चेंज नहीं हो रहा? फोर्स अगर कांस्टेंट है, कोई भी वेक्टर अगर कांस्टेंट है तो ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए ना उसका डायरेक्शन बदलना चाहिए। सबसे पहला चीज, अगर कोई फोर्स कांस्टेंट है तो ना तो उसका मैग्नीट्यूड बदलना चाहिए ना ही उसका डायरेक्शन बदलना चाहिए। समझ में आया? पक्का? चल, तो छोटा सा वर्क डन क्या होता है? एफ डॉट डी एस, इंटीग्रेट करोगे तो टोटल वर्क आएगा। अच्छा, एफ को बाहर ले सकते हैं क्या इंटीग्रेशन के साइन से? बिल्कुल, क्योंकि कांस्टेंट है ना। एफ डॉट इंटीग्रेशन डीएस, हर छोटे से डिस्प्लेसमेंट का सम करोगे तो नेट डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये वेक्टर सम है, ये वेक्टर सम है, मतलब डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है, तो हर डिस्प्लेसमेंट का सम करोगे तो क्या आएगा? नेट डिस्प्लेसमेंट। अरे आएगा। तो कांस्टेंट फोर्स के केस में वर्क का वैल्यू आ जाएगा एफ डॉट डेल्टा आर। डिस्प्लेसमेंट को जनरली हम डेल्टा आर से डिनोट करते हैं, याद है ना। कहीं कहीं इसी चीज को ऐसे भी लिखा रहता है, एफ डॉट एस, है ना। एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बट हम कंफ्यूज ना हो आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, इसलिए बिल्कुल अलग ही साइन रखे हुए हैं हमेशा से, है ना। डिस्प्लेसमेंट के लिए डेल्टा आर यूज करते हैं और डिस्टेंस के लिए एस यूज करते हैं। कोई दिक्कत? तो आप बोलोगे सर यहाँ पे डीएस क्यों यूज कर रहे हो? तो ये हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि डीएस और डी आर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है ना। चलो, तो वर्क क्या हो गया? एफ डॉट डेल्टा आर, यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। यही आप लोग 9th-10th में पढ़े हो, है कि नहीं? 9th-10th में यही डेफिनेशन पढ़े हो। लेकिन कब? जब फोर्स यूनिफॉर्म। तो 9th-10th में तो आपके लिए फोर्स यूनिफॉर्म ही होता था, है ना। एफ लगा रहे हैं तो एफ लगाया जा रहा है, एम जी लग रहा है तो एम जी लगे जा रहा है कि नहीं। बट अब तो ऐसा फोर्स भी हम लोग देखें जो कांस्टेंट नहीं हो, जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। फोर्स अरे फोर्स वेरी मतलब एक्सेलेरेशन वेरी हो रहा है, तो मतलब फोर्स भी वेरी हो रहा है। और एक्सेलेरेशन, वेरिएबल एक्सेलेरेशन पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना। और एक और अच्छा एग्जाम्पल तो आप लोग देखे ही हो कुछ दिन पहले, स्प्रिंग का फोर्स, है ना। खींचते जाओ, जैसे जैसे एक्स बढ़ते जाता है वैसे वैसे फोर्स चेंज होते जाता है। याद आ रहा है? अरे याद आ रहा है। तो अब हम लोग कांस्टेंट फोर्स से ही डील करें ऐसा जरूरी थोड़ी है ना। तो इसलिए हम लोग क्या, ये डेफिनेशन अच्छा है एफ डॉट डेल्टा आर? नहीं, डेफिनेशन तो वही, ये तो बस उसका एक स्पेशल केस है कि नहीं। अब इसी में एक स्पेशल केस है तो एक स्पेशल सवाल कर लो जल्दी से। एक ब्लॉक है, ठीक है, और ऐसे एक स्मूथ इंक्लाइन है, ठीक है। तो इस पर ऐसा करोगे तो गिर जाएगा नीचे, ससरता हुआ नीचे आ जाएगा ना। अरे आ जाएगा ना, कुछ नहीं पता। इसको हल्का सा पुश कर दोगे तो ससर के नीचे चला जाएगा, ठीक है। ये एम मास है मान लो, और ये हाइट, ये जमीन है, ये हाइट एच है मान लो, और ये यहां से यहां तक की दूरी एल मान लो, ठीक है। तो ये ब्लॉक जब यहां से यहां गिर के आ जाएगा तो आपको बताना है व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द ब्लॉक। कैलकुलेट द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द ब्लॉक। जल्दी से कैलकुलेट द वर्क डन बाय ग्रेविटी ऑन द ब्लॉक। अच्छा, यहां पे जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? mg से। अरे करते हैं। क्या वो कांस्टेंट फोर्स होता है कि वेरिएबल होता है? मस्त कांस्टेंट फोर्स है बिल्कुल नीचे, और मैग्नीट्यूड कितना? mg। तो डायरेक्शन और ये सॉरी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों फिक्स है। अरे फिक्स है ना, mg डाउनवर्ड। अरे है कि नहीं? और अगर ये फोर्स कांस्टेंट है तो क्या हम इसको यूज कर सकते हैं सीधा सीधा हर जगह वर्क निकालने की जरूरत
नहीं है, सिंपली एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत? तो जब ये यहां से चल के यहां आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये बताओ? अरे यही होगा ना, अरे यही होगा ना, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट तो यही है। अगर ध्यान से देखो इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसको हम एच डैश बोल देते हैं, बोलने में क्या जाता है, मेरी मर्जी है ना। तो हम सिंपली लिख सकते हैं, अच्छा mg किधर लग रहा होगा, इधर, और ये डिस्प्लेसमेंट इधर, और मान लो दोनों के बीच का एंगल थीटा। कोई दिक्कत? अच्छा, थीटा भी निकाल पाओगे आप, है ना, कॉस टेन थीटा बराबर एल बाय एच करके, बट जरूरत उसकी अभी नहीं है। चलो, तो वर्क डन हो जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड mg, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, है ना, और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल ध्यान से देखना, ये वेक्टर इधर और ये वेक्टर इधर, तो cos थीटा लिख सकते हैं मस्त। कोई दिक्कत है? अरे कोई दिक्कत है? अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से अगर आप देखो इस डायग्राम में, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आप लिख सकते हो h बाय एच डैश बराबर cos थीटा, है ना। तो एच डैश, सॉरी उल्टा हो गया, सही तो है, सही तो है। तो h बराबर एच डैश कॉस थीटा, एच डैश कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, h, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो गया, mg। अरे ये तो डिस्प्लेसमेंट पे भी डिपेंड नहीं करे, तो बस इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि कितना नीचे गया, कितना नीचे गया। आप किसी और पाथ से भी अगर लेके आओगे ना ऐसे यहां, ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना, अभी भी वर्क mgh ही आएगा। कितना आएगा, mgh, करके देख लो, जैसे इसको सॉल्व किया ना वैसे किसी और पाथ के लिए सॉल्व कर लो, सेम आ जाएगा। सिर्फ किस बात पर डिपेंड करेगा कि ये कितना नीचे गया, ये कितना नीचे गया, इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा कि आप किस रास्ते लेके गए, है ना। भले ही आप इसको ऊपर ले जाओ और फिर ऊपर से नीचे ले आओ, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा। अरे होगा, होगा, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी अगेन क्या हो जाएगा, mgh। मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, और एक दो पाथ के लिए ही नहीं, आप किसी भी पाथ के लिए चेक कर लोगे तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। और पता है, अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करे तो वो एक स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। इस पे बात करेंगे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। इट डजंट मीन कि डेफिनेशन ही होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का डेफिनेशन ये नहीं होता है कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करे, क्योंकि हम एक सवाल आपको करवा देंगे जिसमें वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो पता कौन सा फोर्स है वो, फ्रिक्शन के लिए, जबकि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। समझ में आया, समझ में आया। तो इसलिए ये रट लेना कि अगर वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता हो तो फोर्स कंजर्वेटिव होगा, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। क्योंकि आप 10,000 पाथ से निकाल लिए कि पाथ पे डिपेंड नहीं कर सकता, हो सकता है 10,001वां पाथ ऐसा हो जिस पे डिपेंड कर जाए, हाँ। लेकिन अगर फोर्स कंजर्वेटिव है, अगर फोर्स कंजर्वेटिव है तो उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये फिक्स है, ये फिक्स है। ये कुछ ऐसा हो गया, एक अच्छा सा एग्जांपल देते हैं कि आप एक आदमी को देखते हो रेस्टोरेंट में, रोज खिचड़ी खाता है या वेजिटेरियन खाना खा रहा, रोज खा रहा, वेजिटेरियन खाना खा रहा, रोज खा रहा, डिट्टो, रोज 10 दिन देखे, 15 दिन देखे, 20 दिन देखे, है ना, 28 दिन तक देखे, बिल्कुल मस्त वेजिटेरियन खाना। क्या आप बोल सकते हो वेजिटेरियन है? नहीं। हो सकता है सावन चल रहा, नहीं हो सकता सावन चल रहा, समझ में आया। अरे घनघोर वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन भी देखते हैं सावन में नहीं खाता, है ना, तो हो सकता है सावन चल रहा, अरे है ना। लेकिन एक आदमी वेजिटेरियन है, आप जानते हो, तो पक्का वो वेजिटेरियन खाना खाएगा, है कि नहीं, समझ में आया। तो कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, ये उसकी प्रॉपर्टी है। बट ऐसा नहीं है कि आप निकाल दिए कि 10 पाथ से वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा तो कंजर्वेटिव होगा, समझ में आया, समझ में आया।
दिस इज जस्ट लाइक कि आपने किसी को 1 महीने तक खिचड़ी खाते हुए देखा तो बोल दिया वेजिटेरियन है। अबे हो सकता है ऑपरेशन हुआ उसका, है ना, डॉक्टर बोला बेचारा तो खिचड़ी खा सकता है, हाँ लीवर फेल हो गया बेचारा, मतलब ठीक समझ में आया। लेकिन आप एक दिन देख ले किसी को कि अंडा तोड़ रहा तो पक्का नॉन वेजिटेरियन है कि नहीं, बात समझ में आ रहा। चलो तो यहां पे वर्क डन देखो, ये पाथ पे बिल्कुल डिपेंड नहीं किया, ठीक है। इस पे और अलग से बात करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स इतना छोटा सा चीज नहीं है, नहीं ये अपने आप में एक टॉपिक है ना, वहां जाएंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत अभी नहीं, बस बता दिया आपको, याद दिला दिए, है ना, याद रहे। हाँ ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है ना। चलो इसी में आप उल्टा करके देख लो, इसको खींचते हुए ऊपर ले जाओ, नीचे से खींचते हुए ऊपर ले जाओ, मतलब किसी भी रास्ते अगर कोई ऑब्जेक्ट या एक पार्टिकल h नीचे आएगा तो उस पर ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा, mgh। ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा, mgh। अब इसको खींच के ऊपर ले जाओ और बताओ ग्रेविटी का वर्क डन क्या है, जल्दी से इसको खींच के ऊपर ले जाना है और बताना है ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा। शुरू हो जाओ। चलो एम मास के ब्लॉक को खींच के यहां से यहां लेके चले आए, है ना, तो डिस्प्लेसमेंट अब की बार ये हो गया, अरे हो गया, और डिस्प्लेसमेंट मान लो एच डैश है, क्या है एच डैश, कोई दिक्कत, अच्छा ये एंगल मान लेते हैं हम थीटा, ये वाला, ये क्या है थीटा, कोई दिक्कत, ये एंगल है मेरा थीटा, मान लेते हैं, कोई सा भी एंगल हम मान सकते हैं। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, कांस्टेंट फोर्स है तो लिख सकते हैं mg, फोर्स का मैग्नीट्यूड इंटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा नहीं है, एंगल है 90 प्लस थीटा, ठीक है। यहां तक में कोई परेशानी, यहां तक में किसी को कोई परेशानी, तो मस्त इसको सॉल्व करो। वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस mg h डैश साइन थीटा, ये कैसे आया, तो cos 90 प्लस थीटा इज बेसिकली माइनस साइन थीटा, cos 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, पढ़ा चुके हैं, शकल मत देखो मेरी, ठीक है, कोई दिक्कत। अगर ध्यान से इस डायग्राम में आप देखो तो h बटे h डैश इज साइन थीटा, तो h बराबर h डैश साइन थीटा, मतलब ये वर्क डन बाय ग्रेविटी हम क्या लिख सकते हैं, माइनस mgh। अगेन देखना ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब किसी चीज को यहां से h हाइट नीचे ले आओ तो ग्रेविटी का वर्क डन पॉजिटिव होगा, कितना होगा, mgh होगा, और किसी चीज को यहां से ऊपर ले जाओ h हाइट तो ग्रेविटी का वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा, कितना होगा, mgh होगा। याद करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अब बस सिंपल इतना याद रखो कि ग्रेविटी का वर्क डन इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता किस रास्ते ला रहे हो, बस इस बात पे डिपेंड करता है कि लेवल में कितना डिफरेंस है ना। और आप बोलोगे सर नीचे आने पर पॉजिटिव क्यों होगा, तो बहुत आसानी से याद रखते हो, mg भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, अरे मेरे लिए तो यही मायने रख रहा है ना, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो cos 0 1 पॉजिटिव, और जब किसी चीज को आप ऊपर लेके चले जाओगे तो उस पर फोर्स तो नीचे लग रहा होगा, ग्रेविटी का फोर्स तो नीचे लग रहा होगा ना, अरे आप किधर लगा रहे हो उससे कोई मतलब नहीं, ग्रेविटी का फोर्स किधर लगा, नीचे, और उसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ऊपर, दोनों के बीच का एंगल 180, तो नेगेटिव वर्क डन है ना। तो h हाइट नीचे प्लस mgh वर्क डन बाय ग्रेविटी, और h हाइट ऊपर ले जाओ तो माइनस mgh वर्क डन बाय ग्रेविटी। कोई दिक्कत, यहां तक समझ में आ गया अच्छे से, अरे अच्छे से। चलो अगेन एक सवाल देते हैं परेशान करने के लिए,
परेशान करने के लिए नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, ठीक है। एक ऐसे बॉब है, इसको ऐसे ले गए यहां तक, ठीक है, थीटा एंगल ले गए और छोड़ दिए। छोड़ोगे तो वो यहां से चल के यहां तक आएगा, फिर यहां आएगा। ये इनिशियल स्टेट, ये फाइनल स्टेट। अच्छा, इस बॉब पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? mg और टेंशन। टेंशन भूल गया भाई, दोनों लगेगा ना, दोनों लगेगा, mg भी लगेगा और टेंशन भी लगेगा। तो mg में मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं। अब मेरा इंटरेस्ट है टेंशन में। किसमें है? टेंशन में। तो आपको बताना है टेंशन का वर्क डन, वर्क डन बाय टेंशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट, है ना। टेंशन का वर्क डन बताना है, यहां से यहां तक में मास है m, ये एंगल थीटा, लेंथ l, जो मानना मान लो, ठीक है। वर्क डन बाय टेंशन यहां से यहां, कोई दिक्कत? अच्छा, यहां पर टेंशन कांस्टेंट फोर्स है कि वेरिएबल? वेरिएबल फोर्स है ना। टेंशन कांस्टेंट नहीं है, बता देते हैं क्यों वेरिएबल है, हम आपको बता भी देते हैं, इसके लिए परेशान नहीं होना। यहां पर टेंशन T, अरे है ना, मान लो थोड़ा नीचे गिर चुका है, हम तब की बात कर रहे हैं, तो कुछ रफ्तार आ चुका होगा, अरे ये तो लॉजिकल बात है ना। और नीचे आएगा तो रफ्तार बढ़ते जाएगा और यहाँ रफ्तार मैक्सिमम हो जाएगा, वो भी इसी चैप्टर में आगे प्रूफ करेंगे, है ना। यहाँ जीरो से छोड़ोगे तो रफ्तार बढ़ते बढ़ते यहाँ मैक्सिमम होगा, फिर घटते घटते जीरो होगा। कोई दिक्कत? एनर्जी कन्वर्जन होगा, है ना, कन्वर्ज हो, सॉरी, पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से पोटेंशियल। कोई दिक्कत? ठीक है, हाँ। अरे हमको बोलने दो ना यार, आप लोग बीच में बोलने लगते हो, हम ही भूल जाते हैं क्या बोलना है कि नहीं। कोई ट्रांसफॉर्म बोल रहा है, कोई कंजर्व बोल रहा है, कोई कन्वर्ज बोल रहा है, ठीक है, डाइवर्ज बोल रहा है, ठीक है। कन्वर्ट होगा, क्या होगा? पोटेंशियल से काइनेटिक, काइनेटिक से फिर पोटेंशियल। यहां तक में कोई दिक्कत? ठीक है, तो मतलब यहां पे V बढ़ रहा होगा और V से भी टेंशन चेंज होगा और थीटा से भी टेंशन चेंज होगा, दोनों रिस्पॉन्सिबल है। कैसे हम बता देते हैं? टेंशन T, ये mg, अरे याद है, अरे याद है, तो इसका कंपोनेंट इधर क्या हो जाएगा? थीटा, थीटा mg cos थीटा, और मान लो अभी रफ्तार हो चुका है v, कितना हो चुका है? v, तो आप इक्वेशन लिखोगे t माइनस mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय l, है ना। क्यों क्यों क्यों? नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर मस्ट बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। चलो ये तो सही है। ध्यान से देखो, थीटा जैसे जैसे वेरी करेगा वैसे वैसे टेंशन वेरी करेगा और वैसे वैसे v भी वेरी करेगा, है ना। तो थीटा टेंशन क्या कांस्टेंट नहीं है, टेंशन कांस्टेंट नहीं है। तो टेंशन का वर्क डन निकालने का एकमात्र तरीका अपने पास क्या बच जाता है? ये वाला T डॉट ds। अरे होगा, जहां पे टेंशन वेक्टर लिखना, वेक्टर मतलब डायरेक्शन के साथ। समझ में आ रहा? पक्का? पक्का? बोलोगे सर कैसे बताएंगे कि वेलोसिटी कहां क्या होगा? जरूरत ही नहीं, आपको ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि वेलोसिटी कहां कितना है ना, हम आपको बताते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना। mg में मेरा कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो इसको देते हैं थोड़ी देर के लिए छोड़। टेंशन किधर लग रहा है? इधर, ठीक है। टेंशन किधर लग रहा है? इस डायरेक्शन, है ना। अच्छा, यहां पे बस छोटे से टाइम में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds किधर होगा? टेंजेंट क्या लो, डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट क्या लूंगा? छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ना, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर ही होता है, वो टेंजेंट के लो थोड़ा सा खिसकेगा ds, ये प्रूफ कर चुके सब बहुत पहले, अरे है ना। तो यहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल क्या है? 90। फोर्स रेडियल है और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल है, तो यहां से यहां में टेंशन का वर्क डन 0। अगेन यहां पर कैलकुलेट करो, टेंशन इधर और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल, तो 0। तो T डॉट ds यहां भी 0, 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 है ना।
असल में ध्यान से देखो तो फोर्स हर जगह डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है ना? अरे है ना? तो इसलिए टेंशन का वर्क डन 0। हाँ बोला आयुष परेशान, बोल। समझ में? हर जगह, एक जगह नहीं, हर जगह टेंशन का डायरेक्शन बदल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी तो बदल रहा है, लेकिन है हमेशा फोर्स के परपेंडिकुलर। तो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? 0। अरे है ना? बिल्कुल ऐसे ही मिलता जुलता एक सवाल ऐसे यहां पे कर सकते हैं हम टाइम पास। एक ब्लॉक है, वही वाला सवाल जो अभी तक किए हैं। अरे है ना? अरे जो भी किए, इस ब्लॉक को यहां से फेंक दिए तो ब्लॉक स्लाइड करता हुआ नीचे जाएगा। यहां से मास का ब्लॉक है, इसको स्लाइड करा दिए, यहां पे आके कहीं गिरा। अरे है ना? तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल चुके कितना है? mgh। मान लो ये हाइट क्या था? h, ये लेंथ l है कि नहीं? अब आपसे पूछे बताओ शुरू से लेके अंत तक में नॉर्मल का वर्क डन क्या? शुरू से लेके अंत तक में नॉर्मल का वर्क डन क्या? तो ध्यान से देखो, हर जगह नॉर्मल डायरेक्शन भी बदला और हर जगह नॉर्मल का मैग्नीट्यूड भी बदलेगा, है ना? यहां पे ऐसे बनाओगे तो यहां पे नॉर्मल ऐसे होगा, यहां पे बनाओगे तो नॉर्मल ऐसे होगा, यहां पे नॉर्मल ऐसे होगा। अरे है ना? लेकिन वेरिएबल फोर्स है तो फिर ऐसे ही जाना पड़ेगा, टी डॉट एन डॉट डी एस। तो यहां पे जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो टेंजेंशियल होगा। अरे बहुत छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो तो टेंजेंशियल होगा ना। तो एन डॉट डी एस खत्म, 0 0 0 0 0 0 0 0। तो नेटवर्क डन 0। अरे है ना? और डीएस और डीआर के लिए परेशान नहीं होना, इसको आप ऐसे भी तो सोच सकते हो, डीएस इज डीआर, ये तो जानते हैं ना, इज बेसिकली वी डी टी। अरे ये होता ना, हे भगवान ये डॉट मत लगाना है, ये कहां से आया? घूसा मार देंगे। वेलोसिटी का डेफिनेशन ही होता डीआर बाय डी। अरे होता है, तो इसी को रख के चेक कर लो, नहीं समझ में आ रहा तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन एन डॉट वी डी टी। अरे लिख सकते हो। अब एन हमेशा क्या होगा? पाथ के परपेंडिकुलर, और वेलोसिटी हमेशा पाथ के टेंजेंशियल। जब डीएस समझ में नहीं आया ना तो उसको वी डी टी सोचो, समझ में? पक्का? कोई दिक्कत? हाँ ना बोलते जा, ठीक है? तो ये हो गया नॉर्मल का वर्क डन। लिखो यहां तक जल्दी से, छाप लो। और बहुत कुछ और बताए हैं, उसको भी अपने लैंग्वेज में लिख लो। चल, तो गिव अप नहीं करना का यार, हम आप पे गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप खुद गिव अप कर रहे हो यार, हमसे नहीं होगा। समझ में आ रहा? पक्का? हम आपको बार बार बोलते हैं कि जेई में सिलेक्शन होना ना होना बहुत हद तक उस दिन की भी बात होती है। हो सकता है आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा और आपका वो दिन अच्छा नहीं, बट जेई का प्रिपरेशन जो होता है ना वो आप में एक फाइटिंग स्पिरिट लेके आता है कि हम गिव अप तो नहीं करें, है कि नहीं? जब इतना टफ एग्जाम से लड़ गए तो बाकी जिंदगी में क्या? समझ में आया? तो वो वाला स्पिरिट चाहिए कि सर हम गिव अप नहीं करें। समझ में आया? समझ में आया? बाकी आपकी मर्जी, हम तो रोज बोलते रहें, मेरा काम है आपको समझाना, बताना, सिखाना, उसको फॉलो कैसे करना है तो आपका काम है कि? हम आपको बार बार बोलते हैं आप सबसे खराब परिस्थिति में भी रहोगे पढ़ाई में, हम आपके साथ रहें, लेकिन क्या हमको क्या चाहिए कि सर हम कोशिश कर रहे हैं, है ना? हमको दिखना चाहिए कि आप कोशिश कर रहे हैं। अब आप बैठ जाओगे सर हमसे तो नहीं होगा, तो फिर आपको कोई नहीं जिता सकता, कोई नहीं जिता सकता। बस इतना याद रख। चल और थोड़ा सा ऐसे ही, और थोड़ा सा इसको अच्छे से देखते हैं। डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी आर या एफ डॉट डी एस। अरे है ना? एफ और छोटे से डिस्प्लेसमेंट को लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई
जे कैप प्लस डी जेड के कैप। अरे होगा, अरे होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एफ एक्स डी एक्स एफ वाई एफ जेड डी जेड, अरे लिख सकते हो। ये मैथ्स है, यहाँ पे फिजिक्स कहीं इन्वॉल्व नहीं हो रहा। डॉट प्रोडक्ट आपको आता है तो ये आप कर लो, है कि नहीं। तो डॉट प्रोडक्ट में ऑलरेडी सिखा चुके हैं, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई ए जेड बी जेड। बोलो सर एफ एक्स कहां से आया, तो एफ एफ होता क्या बे, फोर्स को भी तो ऐसे लिख सकते हो। अरे हाँ ना बोलते जाना। तो ये फिजिक्स वाला पार्ट नहीं है, ये तो मैथ्स है थोड़ा सा, है कि नहीं। तो ऐसे भी वर्क कैलकुलेट करने आ सकता है कई बार, है ना। बोलोगे तो छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, है ना। कि मान लो एक पार्टिकल पहले ए पे था 2,1 पे, बाद में वो चला गया कहीं बी पे, ठीक है 3,8, ठीक है 2,1 पे था, चला गया 3,8 पे। उस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा था वो फोर्स था 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप। ये फोर्स उस पे एक्ट कर रहा था, है कि नहीं। तो आपको बताना है वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स। ट्राई करो, सिंपल सा सवाल। देखो फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल, वेरिएबल फोर्स है, तो आपके पास एकमात्र रास्ता क्या बचता है, एफ डॉट डी एस से जाने का, है ना। एकमात्र रास्ता क्या बचता है, एफ डॉट डी एस से जाने का, है कि नहीं। कांस्टेंट फोर्स तो है नहीं। किसी को कांस्टेंट फोर्स दिख रहा है क्या ये, अबे ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है मेरे भाई। देखो एक्स चेंज करोगे वाई चेंज करोगे फोर्स बदल जाएगा, है कि नहीं है। तो अलग अलग पॉइंट पे पार्टिकल पे अलग अलग फोर्स लग रहा होगा, कैसे। तो देखो फोर्स किसका, कोऑर्डिनेट्स का फंक्शन है ना। चलो सिंपल था, सॉल्यूशन लिख देते हैं हम जल्दी से। वर्क एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई, डायरेक्ट टर्म लिख रहा है, ठीक है। तो 2x dx, लिमिट कहां से कहां जाएगा, x का लिमिट बताओ, 2 से 3 प्लस 2y dy, इसका लिमिट कहां से कहां, 1 से लेके 8, खत्म। 2x स्क्वायर बाय 2 2 2 3 प्लस 2y स्क्वायर बाय 2, अरे होगा। इंटीग्रेट करना आता है, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 होता है, और y dy का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 होगा। समझ में आ रहा है पक्का। तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 प्लस, इसका लिमिट कहां से कहां तक था, 1 to 8, तो 64 घटा 1, तो ये हो जाएगा 5 जोड़ 63 यानी 68 जूल। बहुत टफ था, अरे बहुत टफ था पक्का। चलो एक और वेरिएबल फोर्स है, थोड़ा सा उससे डील कर लें, स्प्रिंग फोर्स, है ना। थोड़ा सा उससे डील कर लेते हैं, फिर अगले क्लास में आगे और बात करें, है ना। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग फोर्स कितना होता है याद है, कुछ कुछ माइनस के 100, तबे हम फोर्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली डायरेक्शन भी इंक्लूडेड है, कोई दिक्कत। बिल्कुल बेसिक सा एक सवाल देते हैं आपको। एक स्प्रिंग है, अभी नेचुरल लेंथ में, कहाँ है नेचुरल लेंथ, ये इनिशियली था,
और इसको यहां से खींच के हम ले गए, अपने आप तो जाएगा नहीं, खींच के ले गए, तो कितना इसको एक्सटेंड कर दिए, तो मान लो इसको हम खींचे हैं एक्स डैश, कितना खींचे हैं एक्स डैश, और फाइनली ये कहां चला गया, यहां पे, फाइनली ये कहां चला गया, यहां पे। ठीक है, तो इस प्रोसेस में वर्क डन बाय स्प्रिंग बताना, वर्क डन बाय स्प्रिंग। 2-4 मिनट ट्राई करो खुद से, फिर बताते हैं। वर्क डन बाय स्प्रिंग। पहले तो ये बताओ फोर्स कांस्टेंट है कि वेरिएबल? वेरिएबल फोर्स है। यहां पे फोर्स अगर मान लो अभी नहीं, यहां पे स्प्रिंग फोर्स कितना है, 0 है, थोड़ा खींचोगे तो बढ़ेगा, और खींचोगे तो बढ़ेगा, और खींचोगे तो बढ़ेगा, तो स्प्रिंग फोर्स बदल रहा है, वो कांस्टेंट फोर्स नहीं है। समझ में आया? तो यहां से जब खींच के यहां तक लेके चले गए, तो ऐसा नहीं है सीधा सीधा कि स्प्रिंग फोर्स बराबर kx मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, काम खत्म, गलत। समझ में आया? तो ट्राई करो। देखो, इसको 0 से खींच के x डैश तक खींचे, है ना, और हर जगह फोर्स वेरी कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं ये मेरा क्या है 0 और ये मेरा x है ना। अभी स्प्रिंग कितना खींच चुका है, मान लेते हैं x खींच चुका है, कितना खींच चुका है, x। अभी स्प्रिंग कितना खींच चुका है, x। कोई दिक्कत? तो इस पे कुछ फोर्स लग रहा होगा स्प्रिंग का, कितना, kx माइनस kx नहीं, डायरेक्शन दिखा दिए, माइनस kx इज बेसिकली इट इंक्लूड्स डायरेक्शन। माइनस क्या शो करता है, इसके रिस्टोरिंग नेचर को, याद आ रहा है कि ये वापस अपनी जगह पे आना चाहता है, इधर kx। अभी हम वर्क निकालना चाहते हैं, तो वर्क हमेशा 2 पॉइंट के बीच में निकाला जाता है ना, आपको पता है, एक स्टेट 2 स्टेट के बीच में, कभी भी इंस्टेंट पे तो निकलता नहीं। तो इसको थोड़ा सा और डिस्प्लेस किया, क्योंकि उस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में तो हम फोर्स को लगभग कांस्टेंट मान सकते हैं। तो कितना डिस्प्लेस किए, dx, कितना डिस्प्लेस किए, dx। इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट के दौरान जो छोटा सा वर्क डन होगा, dw, वो क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। बिल्कुल ध्यान से सुना। अच्छा, मैग्नीट्यूड जब भी लिख रहे हो तो पॉजिटिव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। एक्सटेंशन है तो पॉजिटिव ही होगा, है ना, अरे एक्सटेंशन है तो भाई पॉजिटिव ही होगा ना, ये लेंथ है ना x। अच्छा, डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है। dx पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है। कैसे पॉजिटिव है वो बता देते हैं। x बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है, और dx क्या है, चेंज इन x। अरे x बढ़ रहा है ना, और dx क्या, चेंज इन x, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, कोई दिक्कत? बिल्कुल, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं करने का। फोर्स का मैग्नीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बिल्कुल पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं। कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। टोटल वर्क निकालना तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अरे हर जगह f डॉट डी एक्स, f डॉट डी एक्स, f डॉट डी एक्स करके जोड़ देंगे। जोड़ना मतलब इंटीग्रेशन। x का वैल्यू कहां से शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, के एक्स डी एक्स माइनस साइन के साथ। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। जब उसमें लिमिट पुट करोगे तो आपका आंसर आएगा माइनस हाफ के एक्स डैश का स्क्वायर। यह है वर्क डन बाय स्प्रिंग। लिखो लिखो, अभी कुछ गलती बताएंगे इसमें नहीं, आगे ये सही, ये मस्त लिख लो, कोई दिक्कत नहीं।
है ना। अब एक गलती क्या होता है यहाँ पे आप लोगों से, हम तो बोलते हैं रटना ही नहीं चाहिए, तरीके से चलो, है ना। एक गलती क्या होता है, किताब में लिखा होता है कि स्प्रिंग को अगर नेचुरल लेंथ से एक्स खींचोगे तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो जाता है, -12 के एक्स स्क्वायर, लिखा होता सीधा -12 के एक्स स्क्वायर, जहाँ पे एक्स एक्सटेंशन या कंप्रेशन है, मतलब स्प्रिंग को एक्स दबाओगे भी नेचुरल लेंथ से तो क्या होगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग -12 के एक्स स्क्वायर, और खींचोगे भी तो भी कितना होगा, -12 के एक्स स्क्वायर। हम बोलते हैं मत रटो, उसमें थोड़ा सा पंगा, क्या पंगा अभी तुरंत समझा देते हैं। अगर मान लो को बच्चा इसको रट लिया सीधा सीधा और हम सवाल को थोड़ा सा उल्टा कर दिए, उल्टा क्या कर दिए, हम बोले कि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ से खिंचा हुआ था, पहले ये नेचुरल लेंथ है, यहां से पहले से ही खिंचा हुआ था x0, कितना खिंचा हुआ था, x0 खिंचा हुआ था। तो इसको छोड़ोगे तो स्प्रिंग फोर्स काम करेगा और ब्लॉक को इधर ले आएगा नेचुरल लेंथ की तरफ, अरे ले आएगा ना। अच्छा, स्प्रिंग फोर्स अगेन वेरिएबल होगा, जैसे जैसे एक्सटेंशन कम होगा वैसे वैसे स्प्रिंग फोर्स छोटा होता जाएगा मैग्नीट्यूड में, मतलब वेरिएबल भी। तो आपको बताना है कि जब ये यहां से चल के यहां पहुंच जाएगा तो वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो जाएगा। अब जो बच्चा रटेगा वो लिखेगा -12 के एक्स स्क्वायर, जो कि है गलत, जो कि है गलत। ठीक है, यहां पे आंसर आएगा +12 के एक्स नॉट स्क्वायर, +12 के एक्स नॉट स्क्वायर। ठीक है, वो भी है और अच्छे से हम बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है, बिल्कुल वही तरीका। अगेन हम मानेंगे कि ये बीच में कहीं आ चुका है ना, इनिशियल से थोड़ा इधर आ चुका है, मतलब अभी कितना खींचा हुआ है, तो अभी खींचा हुआ है x, कितना खींचा हुआ है, x खींचा हुआ। फोर्स कितना लग रहा होगा, kx। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट मानते हैं dx, अरे मानते हैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इस तरफ, कितना dx। ठीक है सर, अच्छी बात है। तो dw क्या होगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। सर ये क्या कर दिया, फोर्स का मैग्नीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। यहां पे dx एक निगेटिव क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी निगेटिव नहीं हो सकता। क्या बोले जा रहे हो सर, प्रूफ कर देते ना। ये क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, मैग्नीट्यूड, ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। पता है x घट रहा तो dx हमें कैसा रहा होगा, निगेटिव। जो क्वांटिटी घट रहा होता है उसका रेट ऑफ चेंज, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस साइन लगाना पड़ेगा। अच्छा, दोनों एक ही डायरेक्शन में, 0। अब आपको लग रहा होगा सर फिर तो माइनस आ ही गया, अबे लिमिट पे भी तो ध्यान दोगे, पहले x0 बाद में 0। जब आप इसको करोगे सॉल्व तो वर्क डन बाय स्प्रिंग आएगा ½ के x0 स्क्वायर्ड, ½ के x0 स्क्वायर्ड। कोई दिक्कत है, दिक्कत है तुम बोला, हमको सुनाई दिया, क्या दिक्कत है बोलो। हाँ, के एक्स तो लेंथ है ना मेरा, हाँ तो एक ही डायरेक्शन में लग रहा तो लिखे तो cos 0, पंगा का बोलो ना, हाँ बोलो ना, हाँ बोलने में नहीं होता है, और दिक्कत भी पूछना के लिए मतलब समझना पड़ रहा है कि आखिर पूछना क्या है। ओ भाई बहुत दिक्कत है, दिक्कत क्या है ये पूछने के लिए समझना पड़ा। इसका दो ही मतलब, या तो हम मतलब जबरदस्त टीचर हैं जो क्या बोलते हो आपके समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं है, हम एक साधारण शिक्षक हैं, है ना। दूसरा ये हो सकता है कि आप गधे हो,
दूसरा में ज़्यादा बिल्कुल, हम आइंस्टीन तो हो नहीं सकते कि हम ऐसा बात बोले कि आपके समझ में नहीं है ना। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था समझ में आया था, इनर्शियल फ्रेम, अभी भी नहीं समझ में आया, इतना समझाने के बाद भी। चल समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। अब आप घर पे ट्राई करना आराम से, हम नहीं प्रूफ कर रहे हैं, आप घर पे ट्राई करना, हम सीधा सीधा आपको एक फॉर्मूला लिख के देते हैं, ठीक है, जो इन सबको कंबाइंड कर लेता है एक साथ। उस पर आप मेहनत करना, कोई दिक्कत हमको नहीं, और उसमें सब वैलिड है, सब यहां भी काम कर जाएगा, वहां भी काम कर जाएगा, हमेशा काम कर जाएगा। वो फॉर्मूला है वर्क डन बाय स्प्रिंग इज -12 k, देखो किताब में लिखा होता है -12 kx², और वहां हो जाता है कांड ऐसे, ठीक है। हम थोड़ा सा इसको चेंज करते, मॉडिफाई करते, मेरे हिसाब से तो फॉर्मूला रटने की कोई जरूरत ही नहीं, अगर आपको तरीका पता है। वर्क डन बाय स्प्रिंग बराबर -12 k x फाइनल का स्क्वायर माइनस x इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, देखो, अच्छा ये क्या है, x फाइनल और x इनिशियल। x फाइनल, x जो फाइनल है ना, वो फाइनल कंप्रेशन या इलोंगेशन कुछ भी हो सकता है, वो फाइनल कंप्रेशन या इलोंगेशन कुछ भी हो सकता है, और x इनिशियल फाइनल इलोंगेशन या सॉरी इनिशियल इलोंगेशन या कंप्रेशन कुछ भी हो सकता है ना। अब बोलोगे सर एक डायरेक्शन को प्लस लेंगे तो एक माइनस, ठीक है, स्क्वायर है, प्लस माइनस कुछ भी पुट करो, स्क्वायर होकर तो पॉजिटिव हो जाएगा, अरे हो जाएगा, है ना, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। अब आप बोलोगे कि सर क्या ये यहां पे काम करेगा, इस दोनों में बिल्कुल काम करेगा, मस्त काम करेगा, एक मिनट, मस्त काम करेगा, ध्यान से। पहला लगा, पहला में वर्क डन बाय स्प्रिंग बराबर -12 k फाइनल एक्स क्या था, इनिशियल एक्स, खत्म, आंसर आया। दूसरा में लगा के दिखाएं, -12 k फाइनल क्या था, नेचुरल पे आ गया ना, सारा मेजरमेंट नेचुरल से लेते हैं, इनिशियल क्या था, खत्म, अरे खत्म, कोई तकलीफ, दुख दर्द, परेशानी, पेट दर्द, सर दर्द, हाँ ये तो बेचारा इस तकलीफ में कि सर तकलीफ क्या है हम यही नहीं समझा पा रहे, इसका तकलीफ बहुत ज्यादा है ना, सर तकलीफ क्या साला यही समझ में नहीं आ रहा, बहुत बड़ा तकलीफ, नीचे लेवल का होगा तो दिक्कत नहीं, इसलिए नहीं। नीचे लेवल का तकलीफ है कि हाई लेवल का तकलीफ, मतलब नीचे लेवल का अगर तकलीफ हुआ आपके लेवल से तब दिक्कत नहीं। नहीं कोई दिक्कत नहीं, तकलीफ किसी भी तरह का को हमको बताओ, ठीक है। अब ऐसा थोड़ा कि सर्दी का इलाज करवाने डॉक्टर के पास जाओ, हट हम हैं डॉक्टर, सीधे कैंसर का बात करते हैं, सर्दी उर्दी की बात नहीं करेंगे, ऐसे थोड़े होता, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा इस फॉर्मूला को कोशिश करना आराम से, कभी स्प्रिंग को थोड़ा नेचुरल से आगे कभी पीछे खींच खाच के देखने का कि वो फार्मूला कैसे आता है, ठीक है। और ऐसे बोलेंगे फार्मूला रटने की कोई जरूरत नहीं, बट -12 k x² तो बिल्कुल मत रटना कि वर्क डन बाय स्प्रिंग बराबर -12 k x²। मेरे जैसा मास्टर ऐसा सवाल देके वो पलट देगा, हमेशा वैलिड है, हाँ मतलब रटेंगे तो सर, चलो ठीक है, बाय।